आज जो हमारा टॉपिक है वह है एम्पलीफायर। आज हम एम्पलीफायर के बारे में समझने वाले हैं। एम्पलीफायर कमजोर या वीक सिग्नल को हाई सिग्नल या उच्च सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। हम इसमें शक्ति को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा वोल्टेज और करंट दोनों आ जाता है। किसी भी प्रकार की जो लो सिग्नल है उनको हम क्या करते हैं, इसमें हाई करने का कार्य करते हैं। एम्पलीफायर में हम रजिस्टर, कैपेसिटर और बैटरी वाइसिंग के माध्यम से लो सिग्नल को क्या करते हैं, हाई सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, उन्हें एम्पलीफाई करते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो समझ में आया, किसी भी चीज को बढ़ाना क्या कहलाता है, एम्पलीफाई करना कहलाता है। एम्पलीफायर खुद अकेला ये कार्य नहीं करता है, उसके साथ में हमें कुछ चीजों को जोड़ना पड़ता है, जो हमारा रजिस्टर है, कैपेसिटर है, साथ में जो बैटरी की वाइसिंग है और मुख्यतः से इसमें जो यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर का भी अपन को इसमें यूज देखने को मिलता है। तो समझ में आया क्या होता है एम्पलीफायर। ठीक, अब हम देखने वाले हैं एम्पलीफायर के लिए इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। और एम्पलीफायर में जो आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल का अनुपात उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर गेन बोलते हैं। आपको एम्पलीफायर में तीन प्रकार के गेन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है वोल्टेज गेन, दूसरा है करंट गेन और तीसरा है पावर गेन। जो आपका एम्पलीफायर होता है इसमें गेन को मापने की एक यूनिट होती है। हम इसमें जो गेन होता है उसको डेसिबल के माध्यम से मापते हैं और जो दो भौतिक राशियां होती हैं उनके बीच जो एम्पलीफायर में अंतर आता है उसको भी हम किससे मापते हैं, डेसिबल से मापते हैं। तो समझ में आया कि डेसिबल गेन को किस में मापा जाता है, नहीं, एम्पलीफायर गेन को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक, अब हम देखने वाले हैं वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन। वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों का अंतर क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है। हमने आउटपुट में जो वोल्टेज हमें प्राप्त हुआ और हमने इनपुट में जो वोल्टेज दिया, दोनों का जो अंतर है उसी को हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। ऐसे ही करंट में जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया और आउटपुट में हमें जो वोल्टेज मिला उसको हम बोलेंगे करंट गेन। और ऐसे ही पावर में हमने जो इनपुट में पावर एम्पलीफायर में दी और आउटपुट में हमें जो एम्पलीफायर से पावर मिली, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, एम्पलीफायर पावर गेन कहलाएगा। हम डेसिबल देखने वाले हैं, क्या होता है डेसिबल। दो श्रव्य ध्वनि संकेत या रेडियो ध्वनि संकेत को मापने के लिए हम बेल नामक यूनिट का प्रयोग करते हैं या बेल मात्रक का प्रयोग करते हैं। उसी जो बेल मात्रक होता है उसी का 10वां हिस्सा क्या कहलाता है, डेसिबल कहलाता है। और इसका यूज हम जो कम आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको मापने के लिए हम डेसिबल का उपयोग करते हैं और इसको डीबी से दर्शाया जाता है। और जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि ध्वनि को ही मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता या आवृत्ति को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेसिबल मात्रक का यूज करते हैं। और एम्पलीफायर में दो भौतिक राशियों के मध्य भी तुलना करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेसिबल का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर एम्पलीफायर का वर्गीकरण देखने वाले हैं कि एम्पलीफायर को कितने भागों में बांटा गया है और उनके बांटने का आधार क्या है। जो हमारा ए टाइप एम्पलीफायर का वर्गीकरण का प्रकार है वह है ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पर। आपने पहले भी ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में देखा है कि जो ट्रांजिस्टर के तीन प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके आधार पर ट्रांजिस्टर में इनपुट एवं आउटपुट वोल्टता प्राप्त की जाती है। यहाँ पर
एम्पलीफायर में जब हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का, उसमें भी हम उसी प्रकार से यूज करते हैं जैसे हमने ट्रांजिस्टर में किया था। जो हमारा पहला प्रकार है वह है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इसमें हम जो एमीटर वाला टर्मिनल होता है उसको क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, और जो हमारा इनपुट है वह एमीटर और बेस के माध्यम से एम्पलीफायर में दिया जाता है, और जो हमारा आउटपुट है वह एमीटर और कलेक्टर के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो हमारा वर्गीकरण का आधार है वह है कॉमन बेस एम्पलीफायर। इसमें हम बेस को क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, जिसके कारण हम जो इनपुट देते हैं वह एमीटर एवं बेस से देते हैं एम्पलीफायर में, और जो हमें एम्पलीफायर में आउटपुट प्राप्त होता है वह बेस और कलेक्टर टर्मिनल के माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तीसरा है कॉमन कलेक्टर। इसमें हम कलेक्टर को कॉमन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इनपुट दिया जाता है वह बेस और कलेक्टर के माध्यम से दिया जाता है, और जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वह कलेक्टर और एमीटर के माध्यम से प्राप्त होता है। इसमें हम एमीटर बेस और कलेक्टर बेस को भी साथ साथ में अपनाते हैं, जिसकी वजह से हम एमीटर बेस को फॉरवर्ड वाइज में अरेंज करते हैं और कलेक्टर बेस को रिवर्स वाइज में यूज करते हैं, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर में एक्टिव मोड की शर्त होती है, जिसमें हम एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज में और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स वाइज में एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर को प्रचालित करते हैं, जिससे हमें एक हाई एम्प्लीफिकेशन प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम कॉमन कलेक्टर में भी यह विधि को अपनाते हैं। तो क्लियर हुआ सभी को ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार। ठीक है, एम्पलीफायर के वर्गीकरण का अगला बिंदु देखने वाले हैं, जो है कपलिंग के आधार पर एम्पलीफायर का वर्गीकरण। कपलिंग के आधार पर आरसी कपल्ड और डायरेक्ट कपल्ड जो एम्पलीफायर, उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है, और इसका नाम आरसी कपल्ड क्यों पड़ा। जो कपलिंग के आधार में हमारा पहला एम्पलीफायर है वह है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसके नाम में ही इस एम्पलीफायर का पूरा वर्किंग छिपा हुआ है। आर मतलब होता है रजिस्टर और सी मतलब होता है कैपेसिटर। वह एम्पलीफायर जो रजिस्टर और कैपेसिटर के सहयोग से बनाया जाता है, या जो रजिस्टर और कैपेसिटर के द्वारा क्या करता है, एम्पलीफिकेशन का कार्य करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। इस एम्पलीफायर में क्या किया जाता है, सर्वप्रथम हम इनपुट सप्लाई देते हैं। ठीक, इनपुट सप्लाई देने के साथ ही हम यहाँ पर इसके सीरीज में एक कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। यह हमारा प्लस वाला टर्मिनल है, यह हमारा माइनस वाला टर्मिनल है, जो आगे तक कॉमन के रूप में यहाँ पर हमको मिल जाता है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, एक कैपेसिटर को जोड़ दिया। इसके बाद हमने समांतर में दो रजिस्टर लगाए यहाँ पर, और जो कैपेसिटर से प्राप्त सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर बेस में दिया। आप लोग भी जानते हैं बीच वाला टर्मिनल हमारा ये बेस होता है, ऊपर वाला कलेक्टर होता है, नीचे वाला जिसमें तीर का निशान है वह क्या होता है, एमीटर होता है। इसमें आप ध्यान देना कि दोनों तीर के निशान एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों सेम प्रकार के ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, और तीर का निशान बाहर की तरफ है तो स्वाभाविक सी बात है एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हमने इसमें ट्रांजिस्टर में सप्लाई दी, तो जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया है, हमने एमीटर को यहाँ पर देखिए कॉमन किया है। एमीटर को जब हम कॉमन कर देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनपुट वोल्टेज एमीटर और बेस के माध्यम से दिया जाएगा, और जो आउटपुट वोल्टेज है वह हमें कलेक्टर और बेस के माध्यम से प्राप्त होगा। अब जब हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हुआ, पहले ट्रांजिस्टर से जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हुआ
हमने उसमें क्या कर दिया, फिर एक कैपेसिटर लगा दिया। उसने इस वाले ट्रांजिस्टर ने जो हमारा वीक सिग्नल था उसको क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया, उसने डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर दिया और जो एसी सिग्नल है वह इनपुट सिग्नल के रूप में हमारे दूसरे ट्रांजिस्टर में क्या कर दिए, पास कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर हमने दोनों समांतर में रजिस्टर लगाए हैं। इस तरफ जो रजिस्टर लगा है उसको हम बोलेंगे एमीटर रजिस्टर, ऊपर तरफ जो रजिस्टर लगा है उसको बोलेंगे हम कलेक्टर रजिस्टर। इसलिए यहाँ आरसी और यहाँ आरई लिखा रहता है। कैपेसिटर भी हमने दो लगाए हैं। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है वह एमीटर के समांतर में लगा है, इसलिए इसको कैपेसिटर एमीटर बोलेंगे। ऊपर जो हमारा कैपेसिटर लगा है वह कलेक्टर के सीरीज में लगा है, इसलिए इसको कलेक्टर कैपेसिटर बोलेंगे। यहाँ से जो पहले वाले ट्रांजिस्टर का आउटपुट है वह दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का इनपुट है। फिर हमने सेम प्रोसेस किया जो पहले वाले ट्रांजिस्टर में की थी, दो रजिस्टर लगाए समांतर में। उसके बाद यहाँ पर हमारा फिर बेस में क्या गया है, इनपुट गया है। कौन सा इनपुट गया है, जिसमें डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है कैपेसिटर के द्वारा, एसी सिग्नल को पास हो जाने दिया गया है। और जो वीक सिग्नल था वह पहले ट्रांजिस्टर द्वारा क्या कर दिया गया है, एम्पलीफाई कर दिया गया है, मतलब क्या कर दिया गया है, सिग्नल को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद सेम प्रक्रिया हमने एमीटर और बेस के माध्यम से क्या किया, सिग्नल को दिया, और कलेक्टर और बेस के माध्यम से हमको क्या हुआ, सिग्नल प्राप्त हुआ। हमने पुनः दो रजिस्टर लगाए, एक कलेक्टर रजिस्टर लगाया, एक एमीटर रजिस्टर को लगाया, कैपेसिटर लगाए, एक कलेक्टर कैपेसिटर को सीरीज में लगाया और एमीटर कैपेसिटर को समांतर में लगाया। इस प्रकार से हम इसमें और भी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर लगा के सिग्नल को जितना आउटपुट हम लेना चाहें उतना हम सिग्नल को क्या कर सकते हैं, इसमें हाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा रजिस्टर कैपेसिटर कपल्ड एम्पलीफायर, और शॉर्ट में इसको बोला जाता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का कार्य है पूरी तरह से रजिस्टर और कैपेसिटर के माध्यम से किया जाता है। और हम इसमें पहला जो कम सिग्नल है उसको हाई किया, फिर जो हाई है उसको और हाई, ऐसे करके हम इस एम्पलीफायर से जो हमें आउटपुट अपेक्षित है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर समझ में आया होगा। अब हम इसका अगला प्रकार देखते हैं। अभी हम लोगों ने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर देखा जिसका यूज हम कैपेसिटर और रजिस्टर के माध्यम से उच्च ऑसिलेशन या दोलन प्राप्त करने के लिए करते थे। अब जो हम एम्पलीफायर देखने वाले हैं वह है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, जिसका यूज हम जो टीवी रिसीवर वगैरह हैं उनमें वीडियो एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं। और यह एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जो निम्न फ्रीक्वेंसी परास पर भी अच्छी तरह से कार्य करता है, मतलब यह निम्न फ्रीक्वेंसी रेंज पर भी बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। इसका नाम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हम दो ट्रांजिस्टर, पहला ट्रांजिस्टर और दूसरे ट्रांजिस्टर को सीधा जोड़ देते हैं। कपल मतलब होता है जोड़ना दो चीज को, और डायरेक्ट बिना रजिस्टर और बिना कैपेसिटर। आपने देखा था जो हमारा आरसी था उसमें यहाँ रजिस्टर भी लगा था, साथ ही साथ कैपेसिटर भी आपने देखा था। इसमें देखिए आप बीच में कुछ नहीं है। पहले ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर धारा है वह दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस धारा है, इसलिए डायरेक्ट जुड़ने की वजह से इसको बोला जाता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ देख सकते हैं हमने इनपुट वोल्टेज दिया, यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रदान की, दोनों ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर एसी वोल्टेज देंगे। इसमें हमने जो भी वोल्टेज दिया, मान के चलिए हमने यहाँ पर कोई वोल्टेज दिया और आउटपुट में हमें यहाँ 100 वोल्ट प्राप्त हुआ,
ठीक है। यहाँ जो हमारा कलेक्टर वोल्टेज है वह दूसरे ट्रांजिस्टर का क्या हो जाएगा, बेस वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस वोल्टेज। दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस वोल्टेज पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए दोनों डायरेक्ट में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर बोला जाता है। बाकी आप देख सकते हैं रजिस्टर तो हमें लगाने ही पड़ते हैं, और उसके बाद हमें क्या हो जाता है, आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो समझ में आया क्या होता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक, दोनों ट्रांजिस्टर को हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, दोनों ट्रांजिस्टर के बायसिंग में हम एसी वोल्टेज सप्लाई देंगे, और जिससे हमें निम्न आवृत्ति पर एक अच्छी क्षमता कार्य करने वाला ट्रांजिस्टर प्राप्त हो, एम्पलीफायर प्राप्त होता है। और इसका यूज हम टीवी रिसीवर में वीडियो एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं। वीडियो की जो क्वालिटी होती है कि यदि कोई वीडियो है उसका सिग्नल कम आ रहा है जिससे कि उसके रुकने के चांस होते हैं, तो इस एम्पलीफायर का यूज करके हम उसकी आवृत्ति को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे, और जिससे हमें क्या है, एक हाई वीडियो क्वालिटी क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम जो अगला है उसको देखते हैं। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के बाद अगला जो हमारा प्रकार है वह है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। इसमें हम कपलिंग के रूप में दो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर बोला जाता है। हम इसमें ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 दो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। जो हमारा पहला ट्रांसफार्मर होता है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वह पहले ट्रांजिस्टर के लिए इंडक्टिव लोड का काम करेगी, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वह दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए स्रोत वोल्टेज का काम करेगी, स्रोत वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज का कार्य करेगी। और यह जो ट्रांसफार्मर होता है यह निम्न आवृत्ति रेंज पर इसकी विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती है। यह मात्र उच्च फ्रीक्वेंसी रेंज पर ही क्या कार्य करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हमारे पहले ट्रांसफार्मर का इनपुट होता है, या जो हमारे पहले ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर का इनपुट होता है, और उसके बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वह हमें एम्पलीफाई होने के बाद प्राप्त होता है। जो हमारे पहले ट्रांजिस्टर का आउटपुट हुआ वह हमारे दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, इनपुट का कार्य करता है। इसलिए इस ट्रांजिस्टर का यूज हम हाई रेंज आवृत्ति वाले एम्पलीफायर के लिए करते हैं, और जहां पर निम्न आवृत्ति रेंज का कार्य होगा वहां पर इसकी विश्वसनीयता या कार्यक्षमता क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में? ठीक। अब हम इंपीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर को देखने वाले हैं। इसका दूसरा नाम एलसी इंडक्टर कैपेसिटर एलसी कपल्ड एम्पलीफायर भी होता है। क्यों होता है? हमने इसमें इनपुट वोल्टेज दिया और कलेक्टर पर लोड के रूप में एक इंडक्टर को लगा दिया। दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज के लिए हमने एक कैपेसिटर का प्रयोग किया। इसलिए इंडक्टर हमने लोड के रूप में लगाया और कैपेसिटर हमने दूसरे ट्रांजिस्टर के स्रोत या इनपुट वोल्टेज को प्रदान करने के लिए हमने कैपेसिटर का यूज किया। इसलिए इसको एलसी कपल्ड एम्पलीफायर भी बोला जाता है, जिसमें कपलिंग का कार्य हम मुख्यतः किसके द्वारा करते हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर। अब जो हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है वह उसी प्रकार वर्क करेगा, जिसमें हम पहले ट्रांजिस्टर में क्या करेंगे, जो सिग्नल देंगे
वही उसी के हिसाब से हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर से हमको सिग्नल प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में यदि हम बोलें, इस ट्रांजिस्टर की फिडेलिटी या विश्वसनीयता ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसमें सिग्नल को बढ़ाते हैं तो सिग्नल बढ़ जाता है और सिग्नल इनपुट सिग्नल के घटने पर क्या हो जाता है, सिग्नल घट जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर इसका यूज होता है जहां जैसी इसकी आवश्यकता होती है। तो समझ में आया, इंपीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर या जिसको हम LC कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं, जिसमें कपलिंग के रूप में हम एक इंडक्टर का और दूसरे ट्रांजिस्टर को इनपुट सप्लाई देने के लिए हम एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। आज हम एम्पलीफायर के वर्गीकरण में जो इसका तीसरा प्रकार है प्रचालन के आधार पर एम्पलीफायर का वर्गीकरण, वह देखने वाले हैं। यह एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रकार होता है एम्पलीफायर का। क्यों? इसमें एम्पलीफायर की कुछ क्षमताएं दी रहती हैं और यह बहुत जगह पर यूज होता है। इनकी कैटेगरी की भी कुछ क्षमताएं होती हैं, इसलिए यह एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारा पहला एम्पलीफायर में प्रकार है प्रचालन के आधार पर, पहला है श्रेणी ए एम्पलीफायर। जो श्रेणी ए एम्पली प्रकार का एम्पलीफायर होता है, इसमें हम वोल्टेज सिग्नल इस प्रकार से प्रदान करते हैं कि जो कलेक्टर में धारा होती है वह अपना पूर्ण चक्र बना सके या अपना जो धारा है वह पूर्ण अपना चक्र क्या कर सके, पूरा कर सके। और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास ए एम्पलीफायर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो धारा है वह अपना पूर्ण चक्र प्राप्त करती है कलेक्टर में। अब इसके हमने कुछ बिंदु यहाँ पर नोट किए हैं, इनको थोड़ा आप देख लेंगे। पहले इसका डायग्राम देख लें। यहाँ से हमने डीसी बायस प्रदान की, मतलब इसको नियत मान की क्या दी हमने, वोल्टता प्रदान की। और ये जो धारा का हमारा एक प्रवाह बताया गया है, यह कलेक्टर में बताया गया है, जो अपना क्या कर रही है, यहाँ पर पूरा चक्र 360 डिग्री का क्या कर रही है, 360 डिग्री स्विंग करके अपना पूरा चक्र कर रही है। अब इसमें कुछ बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लास ए एम्पलीफायर, इसकी विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है। विश्वसनीयता को कभी कभी आपको एग्जाम में फिडेलिटी भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिडेलिटी या विश्वसनीयता इसकी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। दूसरा, डिस्टॉर्शन कम तथा आउटपुट पावर कम। डिस्टॉर्शन को आपको कहीं कहीं पर इसका नाम विरूपण भी देखने के लिए मिल जाएगा। विरूपण, डिस्टॉर्शन, विकृति सब एक ही शब्द है। तो इसका जो डिस्टॉर्शन या आउटपुट पावर क्या होती है, कम होती है। जो हमें आउटपुट में पावर मिलती है, पावर में आपका वोल्टेज भी रहेगा और क्या रहेगा, करंट भी रहेगा, दोनों रहेगा। वह क्या रहता है, हमें बहुत कम मिलता है। इसकी दक्षता 100% में से मात्र कितनी होती है, 20 से 35% तक होती है। मतलब इसकी दक्षता क्या होती है, बहुत कम होती है। इसको हम प्री एम्पलीफायर तथा एएफ एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। प्री एम्पलीफायर और एएफ एम्पलीफायर। एएफ एम्पलीफायर इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। जहां पर हमको ऑडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी रहती है, वहां पर हम श्रेणी ए एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है एएफ का, तो इसका ध्यान रखना। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जहां पर हमको इंक्रीज करना रहती है, वहां पर हम क्लास ए कैटेगरी वाले एम्पलीफायर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया क्या होता है श्रेणी ए एम्पलीफायर, ठीक। अभी आप लोगों ने क्लास ए एम्पलीफायर देखा। अब जो हमारा अगला प्रकार है वह है क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर में जो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं वह हम इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि
जो उसके कलेक्टर में धारा प्रवाहित होती है वह आधे चक्र के लिए प्रवाहित होती है और वह अपना आधा चक्र पूर्ण करती है। जब एम्पलीफायर में किसी भी प्रकार का प्रवाह नहीं होता है उस समय कलेक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा शून्य होती है। इस एम्पलीफायर की यदि हम बात करें क्लास ए श्रेणी की तुलना में इसकी जो विश्वसनीयता है वह कम होती है, लेकिन इसकी दक्षता अधिक होती है। 50 से 60% के लगभग इसकी दक्षता होती है। इसमें जो डिस्टॉर्शन या विरूपण, जिसको हम बोलते हैं विरूपण या विकृति, वह लगभग 50% के लगभग होती है। जब विरूपण 50% हो गया तो दक्षता भी 50-60% के बीच ही रहेगी। इसमें हमको आउटपुट पावर अधिक प्राप्त होती है और फिडेलिटी कम होती है। मतलब यह क्लास ए एम्पलीफायर की तुलना में कम विश्वसनीय होता है। और हम सबसे ज्यादा किसका यूज करेंगे यदि हमको विश्वसनीयता चाहिए तो क्लास ए एम्पलीफायर की। तो समझ में आया? ठीक, अब हम एबी एम्पलीफायर को देखने वाले हैं। जो एबी एम्पलीफायर होता है उसमें हम इनपुट सिग्नल को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इसमें कलेक्टर धारा है वह आधे से अधिक चक्र के लिए और पूरे से कम चक्र के लिए प्रवाहित होती है। इस सिग्नल की यदि हम बात करें, यह आधे से अधिक समय के लिए कलेक्टर में प्रवाहित होगा और पूरे से कम समय तक के लिए क्या रहेगा, उसमें उपस्थित रहेगा। यह जो एम्पलीफायर है इसकी दक्षता आपको 35 से 50% तक देखने को मिल जाएगी। यह निम्न सिग्नल पर किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं करता है और जब इसमें निम्न सिग्नल प्रवाहित होता है तो यह स्वतः ही क्लास बी एम्पलीफायर की भांति क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। और यदि आप इसमें उच्च सिग्नल प्रवाहित करोगे तो यह किसकी तरह कार्य करेगा, एबी एम्पलीफायर की तरह। और यदि सिग्नल गलती से क्या हो गया, निम्न हो गया या आपने प्रवाहित कर दिया या किसी दूसरे कारण से प्रवाहित हो गया तो यह स्वतः किसकी तरह कार्य करने लगेगा, क्लास बी एम्पलीफायर की तरह। इसका आउटपुट पावर अधिक होता है, मतलब आपको जो वोल्टेज और करंट आउटपुट में आपको क्या मिलेंगी, अधिक मिलेगी। पावर का मतलब यही होता है। ठीक, और इसकी फिडेलिटी, विश्वसनीयता, इसकी फिडेलिटी या विश्वसनीयता क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर दोनों के क्या होती है, मध्य में होती है। यदि हम बोले क्लास ए एम्पलीफायर से थोड़ी सी क्या रहेगी, कम रहेगी, लेकिन क्लास बी एम्पलीफायर से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसकी उपयोगिता अधिक होती है, मतलब यह बहुत अधिक उपयोग किया जाता है क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर की तुलना में। तो यह कुछ बिंदु हैं, ठीक, जो आप लोगों ने देखे। अब हम लोग क्लास ए बी एम्पलीफायर को देखने वाले हैं क्या होता है। क्लास ए बी एम्पलीफायर में हम इनपुट सिग्नल को इस प्रकार से समायोजित करते हैं। सी है क्लास सी। अब हम लोग क्लास सी एम्पलीफायर को देखने वाले हैं। जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है इसमें हम इनपुट सिग्नल को इस प्रकार से समायोजित करते हैं। समायोजित मतलब होता है कम या ज्यादा के बीच का जो भी एक उचित सिग्नल होता है, इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि इसमें जो सिग्नल धारा होती है कलेक्टर में वह अपना आधे से कम चक्र को पूरा करती है। मान के चलो आधा यहाँ है तो वह क्या कर रही है, आधे से कम चक्र को पूरा करती है। और जब इसमें सिग्नल रहित अवस्था होती है, जैसे कि हमने क्लास बी एम्पलीफायर में देखा था कि जब एम्पलीफायर में सिग्नल रहित होते हैं, मतलब जब हम एम्पलीफायर में सिग्नल प्रवाहित नहीं करते हैं तो इसमें जो धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्लास बी और क्लास सी दो ऐसे एम्पलीफायर हैं जब हम इनमें सिग्नल को प्रवाहित नहीं करते हैं तो इनमें धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है।
यदि हम इसकी दक्षता की बात करें तो इसकी दक्षता 70 से 75% के बीच में होती है। जो हमारा डिस्टॉर्शन है, विरूपण भी क्या होता है, इसमें अधिक होता है। डिस्टॉर्शन, विरूपण, इसका आउटपुट पावर क्या होता है, अधिकतम होता है। जब दक्षता अधिक है तो आउटपुट पावर भी क्या होगा, हमको अधिक प्राप्त होगा। और इसकी फिडेलिटी क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसकी विश्वसनीयता क्या होती है, कम होती है या न्यूनतम होती है। तो समझ में आया, प्रचालन के आधार पर जो हमारे एम्पलीफायर है, आपको इनकी सभी की दक्षता याद रखनी है, विरूपण याद रखना है। यह सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला एम्पलीफायर का प्रकार है। ठीक है, एम्पलीफायर के वर्गीकरण में जो अगला बिंदु है वह है फ्रीक्वेंसी के आधार पर एम्पलीफायर का वर्गीकरण। इसमें जो हमारा पहला एम्पलीफायर है वह है ऑडियो एम्पलीफायर। नाम से ही स्पष्ट है, इसका यूज हम ऑडियो या वॉइस साउंड को इंक्रीज करने के लिए या एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। इसका यूज हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। हम इसमें जो रजिस्टर और इंडक्टर हैं उनको इस प्रकार से उनके हम मान को या वैल्यू को चयनित करते हैं कि उनका प्रभाव जो हमारा आउटपुट एम्पलीफायर का एम्पलीफिकेशन है उस पर ना पड़े और जो उनका रिएक्टेंस है वह क्या करे, उसको प्रभावित ना करे। इस प्रकार के जो एम्पलीफायर हैं वह हम पब्लिक एड्रेसिंग एम्पलीफायर के रूप में रेडियो, टीवी, रिसीवर में जो साउंड क्वालिटी को एम्पलीफाई करना रहता है या बढ़ाना रहता है, वहां पर हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का यूज करते हैं। आप लोगों ने जो हमारे एम्पलीफायर वगैरह हैं उसके पीछे जो सिल्वर कलर की एक आईसी देखी होगी, वह भी ऑडियो एम्पलीफायर का ही एक प्रकार होता है। इसको हम एक पावर एम्पलीफायर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। एक सिल्वर कलर की आप लोग ने आईसी देखी होगी जो एम्पलीफायर के पीछे लगी होती है, वह ऑडियो को इंक्रीज करने के लिए ही लगी होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में जब हम सिग्नल को देते हैं तो यह सिग्नल को 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज तक क्या कर देता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁶ मेगा हर्ट्ज तक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। इसमें जो हम कैपेसिटर और रजिस्टर का चयन करते हैं वह इस प्रकार से करते हैं कि जो उनका रिएक्टेंस का मान एम्पलीफायर करने पर बढ़ने ना पाए, जिसको हम आसानी से क्या कर सकें, समायोजित कर सकें। और इसकी क्षमता अधिक होती है। इसमें आवृत्तियों के समूह को एक साथ एम्पलीफाई करने की क्षमता होती है, इसलिए हम इसे ट्यून्ड एम्पलीफायर के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और जनरली यह आपको ट्रांसमीटर उसमें यह आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का यूज हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का उपयोग हम ट्यून्ड एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या होता है, यह बहुत सारी आवृत्तियों को एक साथ क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। आपको भी मालूम होगा कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज बहुत अधिक होती है, इसलिए हम इसका यूज ट्रांसमीटर तथा सर्विस ऑसिलेटर के रूप में भी
रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफाई करने पर इनकी रेंज क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर होता है जो एक निश्चित रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पर कार्य करता है और इसमें हम हाई गेन पर वोल्टेज सिग्नल को क्या कर सकते हैं? एम्पलीफाई कर सकते हैं, या किसी भी सिग्नल को एक निश्चित सीमा में एम्पलीफाई किया जाता है। इसमें जो रेडियो रिसीवर होता है उसमें जो इंटरमीडिएट एम्पलीफायर होता है उसमें आवृत्ति का मान 450 से 740 किलो हर्ट्ज तक हम क्या कर सकते हैं? एम्पलीफाई कर सकते हैं। टेलीविजन टीवी में ये रेडियो रिसीवर में है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का मान, और यह आपका टेलीविजन टीवी में है। इसमें आप 30 से 40 मेगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी का मान क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, या इनके मध्य में क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। और इसमें जो वोल्टेज गेन होता है वह 500 से 5000 के बीच में आपको क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा। यह एक हाई गेन एम्पलीफायर होता है और इसका यूज हम एक निश्चित सिग्नल पर कार्य करने के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा सिग्नल हाई हो गया या लो हो गया उस पर यह कार्य नहीं कर पाएगा। इसमें एक रेंज आपको तय करनी पड़ेगी कि हमको इतने सिग्नल के बीच में इसकी जो सिग्नल है उनको एम्पलीफाई करना है, तभी इसका हम यूज, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बोला जाता है। ठीक, तभी क्या है हम इसका यूज। वीडियो एम्पलीफायर यह 4 से 7 मेगाहर्ट्ज चौड़े बैंड में सिग्नल को क्या करता है? वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और इसे हम पल्स या वाइड बैंड एम्पलीफायर के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग हमें रडार में भी देखने को मिलता है, और यह दूसरे एम्पलीफायर से भिन्न होता है। क्यों? आपको पता है जो दूसरे एम्पलीफायर हैं वह सिग्नल्स को साइन वेव में एम्पलीफाई करते हैं, लेकिन यह सिग्नल को पल्सेटिंग सिग्नल के रूप में क्या करता है? एम्पलीफाई करता है, जिसमें जो हमारा धारा एवं वोल्टेज है वह अनियमित रूप से क्या होता है? एम्पलीफाई होता है, जिसकी वजह से हमें वीडियो क्या होते हैं? डिस्प्ले होते हैं। यदि इसकी बात की जाए वीडियो एम्पलीफायर की, तो यह हमारे टीवी रिसीवर सेट में जो हमारा VSD होता है, वीडियो सेकंड डिटेक्टर तथा पिक्चर ट्यूब दोनों के मध्य में क्या होता है? यह लगा होता है। तो समझ में आया क्या होता है वीडियो एम्पलीफायर? ठीक है। एम्पलीफायर के प्रकार में जो हमारा अगला प्रकार है वह है आउटपुट के आधार पर एम्पलीफायर का प्रकार। इसमें है पहला वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर निम्न सिग्नल जब इसको प्राप्त होता है उसको यह उच्च वोल्टेज सिग्नल में क्या कर देता है? एम्पलीफाई कर देता है। और इस एम्पलीफायर में जो युक्तियां हम प्रयुक्त करते हैं वह उच्च एम्पलीफिकेशन फैक्टर वाली युक्तियां होती हैं जो हम वोल्टेज एम्पलीफायर में प्रयुक्त करते हैं। जैसे इसके प्रकार हो सकते हैं रेडियो, ऑडियो, AF और वीडियो प्रकार के क्या है? यह युक्तियां होती हैं। इसमें इम्पीडेंस तथा डायरेक्ट कपल्ड प्रकार के वीडियो एम्पलीफायर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। करंट एम्पलीफायर में हम जब इनपुट सिग्नल देते हैं उस समय हम इसमें भी वोल्टेज सिग्नल तथा करंट सिग्नल को प्रदान करते हैं, लेकिन जब हमें आउटपुट में एम्पलीफिकेशन के बाद एक उच्च धारा सिग्नल क्या होता है? प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि करंट एम्पलीफायर में हम अन्योन्य चालकता वाली युक्तियों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जो धारा को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं, एम्पलीफाई कर देती हैं। और हम इसका यूज कहां पर करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रकार के जो पाइप होते हैं वहां पर हम करंट एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अगला जो हमारा एम्पलीफायर है वह है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर हम क्या करते हैं, जब हमें वोल्टेज सिग्नल को बढ़ाना रहता है तो हम अनेक प्रकार के एम्पलीफायर का यूज करते हैं। जैसे हमारा रेडियो रिसीवर हो गया, टीवी सेट हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, हम उसमें विभिन्न प्रकार के एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इतने एम्पलीफायर प्रयोग करने के बाद भी उसका एम्पलीफिकेशन इतना नहीं होता है कि हम जो स्टेज वगैरह पे जो लाउड स्पीकर चलाते हैं उनको क्या है यह चला सकें। उनको चलाने के लिए हमें पावर एम्पलीफायर का प्रयोग करना पड़ता है और इनकी उपयोगिता के हिसाब से हम इन्हें अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। यह स्टेज आउटपुट एम्पलीफायर के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्यों, हमको स्टेज पे जिस प्रकार का आउटपुट चाहिए रहता है हम उस प्रकार के पावर एम्पलीफायर का उपयोग करके अपना आउटपुट या एम्पलीफाई सिग्नल क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जिसमें आपको यह जो सामान्य तरीके से जो अपन पावर एम्पलीफायर प्रयोग करते हैं उनके कुछ प्रकार दिए गए हैं। जिसमें है पहला है समांतर एम्पलीफायर, दूसरा है पुश पुल एम्पलीफायर, तीसरा है एकल सिरा या सिंगल एंड पुश पुल एम्पलीफायर और चौथा है कंप्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर। यह विशेष प्रकार के आउटपुट या एम्पलीफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं और यह क्या होते हैं, पावर एम्पलीफायर होते हैं जो लाउड स्पीकर या जो आपके साउंड वगैरह होते हैं उनका सिग्नल को बहुत ज्यादा हाई करने के लिए एकदम से या साउंड क्वालिटी एकदम से बढ़ाने के लिए हम पावर एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया, यहाँ पर आपके जो एम्पलीफायर का वर्गीकरण है वह क्लोज होता है। हमने सभी एम्पलीफायर को यहाँ पर अच्छी तरह से देखा है, ठीक है।